अभी तक हमने अपने लेक्चर्स में डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल और दो थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम करके देख लिए हैं। हमने जो भी अभी तक किया है उसमें हमने सिंगल डेरिवेटिव भी किए हैं, सिंगल डेरिवेटिव्स ऑफ द वेक्टर फील्ड। मतलब कि जो अपना डेल ऑपरेटर था वो एक बार ही अप्लाई किया था। अब एक बार थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हमें कई बार ना जो डेल ऑपरेटर है उसको दो बार अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी अपनी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी में। तो जो सेकंड डेरिवेटिव्स हैं वेक्टर फील्ड के, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। मींस सेकंड डेरिवेटिव्स में साफ साफ बात है कि डेल स्क्वायर आएगा, मतलब कि डेल जो ऑपरेटर दो बार अप्लाई होगा। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि मैं डाइवर्जेंस लूं किसी ग्रेडियंट का। दूसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि मैं कर्ल लूं किसी ग्रेडियंट का। और तीसरा ऑपरेटर बन सकता है कि मैं ग्रेडियंट लूं किसी डाइवर्जेंस का। चौथा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि मैं डाइवर्जेंस लूं किसी कर्ल का। पांचवा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि मैं कर्ल करूं किसी और कर्ल का। और एक छठा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मैं डाइवर्जेंस लूं किसी वेक्टर फील्ड के ग्रेडियंट का। एक्चुअली gradient of a vector field is not technically defined. Okay, ये हमें याद रखना है। तो ये डायरेक्टली डिफाइन नहीं हो पाएगा, बट वी कैन फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ सम अदर कॉम्बिनेशंस। ओके, तो वो कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अपने डेल डॉट ऑपरेटर से। तो लेट अस से हम बी से शुरू करते हैं। डेल क्रॉस डेल टी मीन्स ग्रेडियंट का कर्ल, मीन्स कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत काम आएगी, इसको समझना जरूरी है। इसको याद करने का शॉर्टकट क्या है, मैंने बताया था डेल मोस्टली किसी वेक्टर की तरह ही काम करता है। तो लेट अस ट्राई कि वेक्टर अलजेब्रा कैसे करके देखेंगे। डेल को मैं ए से रिप्लेस कर देता हूँ, ए क्रॉस ए, और ये कोई स्केलर है तो स्केलर से मल्टीप्लाई। तो ये तो जीरो होता है वेक्टर अलजेब्रा में, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर का साइन एंगल क्या होगा, जीरो। तो साइन जीरो जीरो, तो ये जीरो वेक्टर आएगा। तो वेक्टर अलजेब्रा से तो ये प्रूव हो रहा है कि ये जीरो है, दिस थिंग विल बी जीरो। अगर ये वेक्टर अलजेब्रा टेक्निकली इस पे ढंग से लग रहा है तो एक बार हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। तो डेल क्रॉस डेल टी, तो मैं इसका सिंपल, इसके तीन कंपोनेंट होंगे पर मैं मान लो सिर्फ एक जेड कंपोनेंट ही निकाल के देख रहा हूं। तो वो क्या होगा, डेल का एक्स कंपोनेंट और डेल टी का वाई कंपोनेंट माइनस डेल का वाई कंपोनेंट और डेल टी का एक्स कंपोनेंट। ओके, ये नॉर्मल जो हमने डिटरमिनेंट बनाया था किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का, वही मैंने यूज किया है। ये सिंपल याद करने का तरीका है, साइक्लिकली याद करने का, तो मैंने यूज किया है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ये क्या होगा, डो बाई डो एक्स, और ये क्या होगा, डो टी बाई डो वाई माइनस डो बाई डो वाई डो टी बाई डो एक्स। अब मैथमेटिक्स में एक थ्योरम है कि ये जो डबल डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू, ये साइकिल, इनको हम चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी पहले आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब जेड कॉम्पोनेंट जीरो हो गया। इस तरह एक्स वाई कॉम्पोनेंट दिखा सकते हैं कि जीरो होगा।
तो हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि दिस थिंग, अपना जो बी नंबर पे लिखा है, दिस इज 0। ओके, याद करने का शॉर्टकट बता दिया, डेल को किसी वेक्टर की तरह मान लेंगे। अब हम देखते हैं डी को। डी क्या है? डेल डॉट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल। अब इसको वेक्टर की तरह लिख के देखें, ए डॉट ए क्रॉस एफ। तो ये तो 0 होगा क्योंकि ये जो होगा इसके परपेंडिकुलर आएगा ए के, तो वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग तो 0 है। तो इसको जैसे ही मैंने पिछले सोल्व किया था, इसको भी सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर डेल डॉट डेल क्रॉस एफ निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? डो बाई डो एक्स ऑफ इसका डेल क्रॉस एफ का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस डो बाई डो वाई ऑफ डेल क्रॉस एफ का वाई कॉम्पोनेंट प्लस डो बाई डो जेड ऑफ डेल क्रॉस एफ का जेड कॉम्पोनेंट। ओके, तो इसको मैं सोल्व करूंगा, डो बाई डो एक्स। अब ये एक्स कॉम्पोनेंट लिखने का शॉर्टकट तरीका, डो बाई डो वाई एफ का जेड माइनस डो बाई डो जेड एफ का वाई। अब इसमें माइनस साइन आएगा बीच में, डिटरमिनेंट जब सोल्व करते हैं वो, तो उस माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। डो बाई डो जेड ऑफ एफ एक्स माइनस डो बाई डो एक्स ऑफ एफ जेड। सिमिलरली डो बाई डो जेड ऑफ डो बाई डो एक्स एफ वाई माइनस डो बाई डो वाई ऑफ एफ एक्स। अब आप देखोगे तो ये फिर से वही डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और आपस में देखेंगे तो जैसे कि इसी को देख लेते हैं, डो स्क्वायर एफ बाई डो एक्स डो वाई, डो स्क्वायर एफ बाई डो एक्स डो वाई। तो ये रहा डो एक्स डो वाई। तो इस तरीके से अब जब हम सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और अपना जो हमने सोल्व किया है वो फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये कैंसिल इस तरीके से होते जाएंगे। ये कहीं मैंने माइनस साइन की गलती कर दी है तो उसको देख लेना। तो ये 0 मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमने 2 आइडेंटिटी प्रूव कर दी हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज 0 एंड कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज 0। ये 2 आइडेंटिटी बहुत काम आएंगी, इसलिए ये अपने याद हो जानी चाहिए। अब चलते हैं थर्ड पे, मीन्स जो फर्स्ट ये जो हमने लिखा है इस पे। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि हमने लिखा था कि हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेडियंट लेना है। तो ये कुछ भी नहीं, ये डेल स्क्वायर टी हो जाएगा, और दिस विल बी ए स्केलर क्वांटिटी और स्केलर फील्ड। कैसे? जो डेल टी है, दिस विल बी ए वेक्टर हैविंग कंपोनेंट तो एक्स ए एक्स प्लस टी वाई ए वाई प्लस टी जेड ए जेड, कोई वेक्टर होगा। और ये भी एक वेक्टर ऑपरेटर है, डो बाई डो एक्स ए एक्स डो बाई डो वाई ए वाई प्लस डो बाई डो जेड ए जेड। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इनके कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, ये डो एक्स का हमें पता ही है, डो बाई डो एक्स ऑफ टी है, और डो वाई क्या है, टी वाई क्या है, डो बाई डो एक्स ऑफ वाई ऑफ टी है, और टी जेड क्या है, डो बाई डो जेड ऑफ टी है। तो सिंपली क्या आएगा, डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर टी प्लस डो स्क्वायर बाई डो वाई स्क्वायर टी प्लस डो स्क्वायर डो जेड स्क्वायर टी। इसमें से मैं टी बाहर ले लूँ और इसी को एक नया ऑपरेटर का नाम दे दूँ मैं, डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो जेड स्क्वायर, और टी बाहर ले लिया मैंने। तो ये एक नया ऑपरेटर बन गया, ये बार बार यूज आएगा अपने में, इसलिए इसको मैंने एक नया ऑपरेटर बना दिया, डेल स्क्वायर। इसको लैप्लासियन बोलते हैं।
इसका नाम भी है क्योंकि ये बार बार यूज होता है, तो दिस इज लैप्लासियन। तो ये सिंपली क्या है, दिस गिव्स यू ए स्केलर फील्ड। मैनी ऑफ द केसेस की वैल्यू जीरोस भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब चलते हैं हम डेल क्रॉस डेल एफ मीन्स कर्ल ऑफ ए कर्ल। तो इसके लिए मैंने बताया था अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी सोल्व करना हो तो क्या होगा, बैक कैब रूल। ये आई थिंक मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड में ही बताया था और प्रूव भी किया था इस रूल को। तो याद करने का तरीका था बैक कैब। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल ऑफ डेल डॉट एफ माइनस एफ डेल डॉट डेल। बट ये तो कुछ भी नहीं हो, ये तो कोई क्वांटिटी है बट ये तो कुछ भी नहीं होता, दिस थिंग इज स्टिल नॉट करेक्ट। तो हमने अभी इसमें क्या मिस्टेक करी है, हमने ये जो बैक कैब रूल यूज किया है ये एक नॉर्मल वेक्टर के लिए यूज किया है, पर हमने ध्यान नहीं दिया कि हम यहाँ पे एक ऑपरेटर को देख रहे हैं, तो इसमें सीक्वेंस याद रखना जरूरी था। तो मैं इसको बैक कैब को कैसे लिख सकता हूँ, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, मतलब इस सी को इधर ले आऊं। तो सिंपली अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, डेल ऑफ डेल डॉट एफ माइनस डेल डॉट डेल एफ। तो ये क्या बन गया, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस माइनस डेल स्क्वायर एफ। ओके, और अगला एक मैंने जो लिखा था डेल डॉट डेल एफ, वो देखा जाए तो यही है। इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल क्या होगी, डेल क्रॉस एफ माइनस साइन डेल ऑफ डेल डॉट एफ। तो मैंने बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज नॉट डिफाइंड, तो बट वी कैन फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ द डिफाइनेबल क्वांटिटीज, जो कि मैंने इस बैक कैब रूल से ड्राइव किया था। तो अपने जो पिछली स्लाइड में हमने किया था उसमें से हमने वो क्या क्या और देख लिया, ये एफ भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब ये सिर्फ एक ये आइटम बचा है। अब ये क्या है, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ ए डाइवर्जेंस, मीन्स ये तो स्केलर हो गया और ये वेक्टर ऑपरेटर हो गया, तो दिस विल गिव यू ए वेक्टर फील्ड। इसको कभी कभी दिखेगा ये इक्वेशन में, बट इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इससे आगे ज़्यादा इसको सोल्व करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो बस हमें याद रखना है दिस इज गोइंग टू गिव यू ए वेक्टर फील्ड। अब एक छोटा सा डाउट आएगा दिमाग में कि हमने अभी तक डेल डॉट डेल को तो लैप्लासियन में डिफाइन कर दिया कि इट इज ए लैप्लासियन, बट क्या कोई डेल क्रॉस डेल भी होता है क्या, ये कोई ऑपरेटर होता है या नहीं होता। थोड़ा सा सोचने पे दिमाग में आएगा कि इसको करने की नो रिक्वायरमेंट। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखना, डेल क्रॉस डेल का कोई भी कंपोनेंट निकाल लेना, लेट अस से जेड कंपोनेंट ही निकाल लेना। तो ये क्या आएगा, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट का एक्स कंपोनेंट, सेकंड का वाई कंपोनेंट माइनस फर्स्ट का सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसको फिर से खोल के देखेंगे तो ये क्या आएगा, डो बाई डो एक्स इंटू डो बाई डो वाई माइनस डो बाई डो वाई डो बाई डो एक्स। तो ये क्या बन गया, डो स्क्वायर डो एक्स डो वाई माइनस डो स्क्वायर डो वाई डो एक्स, जो कि टेक्निकली 0 है। तो इसलिए ये कोई ऑपरेटर बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें। ओके, तो
इस तरीके से हमने जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव का, किसी भी वेक्टर फील्ड का या नॉर्मल स्केलर फील्ड का भी, वो हमने देख लिए हैं। अब दो थ्योरम इनसे बनती हैं। पहली क्या था कि हमने देखा कि अगर डेल क्रॉस एफ 0 है, इसका मतलब एफ कोई ग्रेडियंट हो सकता है किसी क्वांटिटी का। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था कि कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज 0। हमने फर्स्ट स्लाइड में जो भी इक्वेशन थी वो देखी थी, उसमें ये प्रूव भी किया था हमने कि दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसका मतलब ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज एफ एंड इट इज कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड। ओके, ये माइनस साइन मैथमेटिकल रिक्वायर्ड नहीं है, बट आगे हम जब अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ट्रेडिशनली चलता आ रहा है पोटेंशियल के लिए, तो ये माइनस साइन लगा दिया। ओके, मैथमेटिकली इट इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा हमने एक और इक्वेशन देखी थी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0। ओके, तो मान लो आपको कुछ ऐसा वेक्टर दिया जिसका डाइवर्जेंस 0 है, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है f, इसको मान लो a कर देता हूं, तो ये जो वेक्टर f है, दिस इज सम काइंड ऑफ दिस थिंग, क्योंकि del डॉट f इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाई दिस f कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ सम अदर वेक्टर। ओके, तो ये दो थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है कि मान लो कोई वेक्टर है, उसका अगर कर्ल 0 है तो इसका मतलब वो वेक्टर किसी स्केलर का ग्रेडियंट है, और अगर कोई वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस 0 है, इसका मतलब वो वेक्टर किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल हो सकता है। ये दोनों इक्वेशंस हम यूज करेंगे आने वाले टाइम में। ये एटलीस्ट स्टैटिक्स में ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है। ये इससे हम कंजर्वेटिव फील्ड डिफाइन कर देंगे, और ये ये मैग्नेटिक फील्ड का गॉस लॉ है काइंड ऑफ, क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज नहीं होते तो इसलिए 0। ओके, तो दीज आर टू थ्योरम्स। अब मैंने आपको इतने रूल बता दिए कि जो डेल है, इसके जब मल्टीप्लिकेशन मतलब कि मल्टीपल टाइम्स होता है, तो सिंपल सोल्व करने का तरीका है कि इसको एक वेक्टर की तरह यूज कर लें। ओके, बट कभी कभी ना ये शॉर्टकट जो है फेल हो जाएगा। कब होगा फेल? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो अगर मैं वेक्टर्स में चेंज करूं तो मान लो ये वेक्टर a है, ये सम कोई कांस्टेंट k1, एंड ये भी वेक्टर a है, ये सम कोई कांस्टेंट k2। तो वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से तो 0 होना चाहिए, बट टेक्निकली जब हम इसको देखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 इक्वल क्यों नहीं है? अब ध्यान से देखो कि जो डेल फी है, ये कोई अलग वेक्टर बनेगा, कोई ए वेक्टर होगा। ओके, और जरूरी नहीं है कि जो डेल साई है, ये जो वेक्टर आएगा वो दोनों इक्वल हो या सेम वेक्टर हो या सेम डायरेक्शन में हो। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये 0 हो। ये 0 हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आवर सिचुएशन। इसलिए हमें जब ये शॉर्टकट यूज करना है तो अपना थोड़ा दिमाग खोल के रखना है। बट ये जो अपनी कंडीशन थी डेल क्रॉस डेल फी इज इक्वल टू 0, ये हमेशा ट्रू रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेल ऑपरेटर है वो एक ही चीज पे तो ऑपरेट कर रहा है, सेम आइटम पे ऑपरेट कर रहा है, तो चेंज होनी नहीं है। तो इसलिए नॉर्मल वेक्टर अलजेब्रा वाला भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं हम इसको डिराइव करने में। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सिमिलरली जो हमने लैप्लासियन बताया है, वो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया है।
ओके, उसको अगर आपको यूज करना है कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसकी जो वैल्यूज हैं, फॉर्मूला है, वो थोड़ा सा दिखने में अजीब है, वो आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, और वी विल डिराइव इट इन फ्यूचर जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसको ध्यान रखना है कि जो हमने ये जितने भी ब्यूटीफुल फॉर्म देखी हैं, वो सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, बाकी में थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो ये हमने ये देख लिया। अब जो नेक्स्ट स्लाइड में है, उसमें हम अपनी दो थ्योरम्स हैं, उनको ना स्टोक्स थ्योरम और जो डाइवर्जेंस थ्योरम है उससे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो मैंने दो थ्योरम्स आपको, आई थिंक ये बी और डी, दिस बी और डी जो मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाई है, मैं इनको आपको डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम से भी प्रूव करके दिखाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम प्रूव करते हैं कि डेल क्रॉस डेल फी इज ऑलवेज इक्वल टू 0 यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। वो कैसे करें? जैसा कि आपको पता है कि ये कोई ग्रेडियंट है किसी स्केलर फील्ड का, डॉट डीएल। डीएल जो हमने आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में डिफाइन किया था, डीएल क्या था? DL1 AU1 DL2 AU2 DL3 AU3, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या था? dx ax प्लस dy ay प्लस dz az था। ओके, तो ये हमें पता था कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक अगर इसको करूँगा इंटीग्रेट, तो दिस विल गिव मी फाई की वैल्यू एट 2 माइनस फाई की वैल्यू एट 1। ये मैंने आपको जब मैंने ग्रेडियंट बताया था तब बताया था ना कि जैसे ये हाइट डिफरेंस, वो क्या था? ग्रेडियंट से ही तो बताया था हमने, डेल एच डॉट डी एल करके 1 to 2, 0.2 से 0.1 के बीच में था। तो ये वहीं से ही ये ड्राइव किया है। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ये वैलिड है ग्रेडियंट की वजह से, ग्रेडियंट की डेफिनेशन की वजह से। ओके, तो मान लो ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाए, मतलब ये कर्व जो है अब क्लोज हो जाए, मतलब ये पॉइंट 1 और 2 जो था, 1 और 2, अब कर्व क्लोज हो जाए तो दोनों कोइंसाइड हो गए। ठीक है, तो क्या होगा? तो दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हो गए। तो डेल फी डॉट डी एल फॉर ए क्लोज कर्व विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसको देख के आपको स्टोक्स थ्योरम याद आ रही होगी कि अगर किसी का ये आपको सर्कुलेशन दिखे तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो उसके कर्ल से। तो डेल क्रॉस डेल फी डॉट डी एस ओवर द सरफेस एस इज इक्वल टू 0। ओके, ये स्टोक्स थ्योरम से, अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये 0 है। ओके, ये स्टोक्स थ्योरम से मैंने लिखा है। ठीक है, अब दिस इज ट्रू फॉर एनी सरफेस एंड फॉर एनी फी। ओके, ये हमेशा 0 रहने वाला है। अब इनकी डायरेक्शन मैंने बताई थी, इस की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द मैक्सिमम थिंग। ओके, मतलब सरफेस के नॉर्मल। तो हर सरफेस एरिया के लिए भी ये ट्रू है और हर टाइप की फी के लिए भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेंड है दिस विल बी 0। तो इसमें इट मींस डेल क्रॉस डेल फी इज इक्वल टू 0, और ये हमने प्रूव कर दिया यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। पहले हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था, अब हमने स्टोक्स थ्योरम यूज करके प्रूव कर दिया, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स हाउ वी कैन यूज थ्योरम्स इन मेकिंग आवर लाइफ सिंपल। ओके, अब हम शुरू करेंगे एक और नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हम डाइवर्जेंस थ्योरम से प्रूव करेंगे। अब डाइवर्जेंस थ्योरम से प्रूव करना है कि डेल डॉट डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। दिस इज अ स्केलर फील्ड। ओके, यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं।
हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी थी, जब स्टोक्स थ्योरम में देखा था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, जैसे मैंने गुब्बारा नहीं बनाया था और उसका फिर मैंने लास्ट में ये सरफेस क्लोज कर दिया था, तो मैंने बताया था कि डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस विल बी इक्वल टू 0 अगर ये सरफेस क्लोज हो गया तो। अदरवाइज क्लोज नहीं हुआ तो इसका ये स्टोक्स थ्योरम से क्या आएगा, एफ डॉट डी एल अलोंग दिस सरकमफ्रेंस। ओके, अगर ये क्लोज हो गया तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने ये बताया था कि क्लोज सरफेस के लिए हमेशा 0 होने वाला है, ये पिछले लेक्चर में डिराइव किया था। तो अब आपने देखा एक काइंड ऑफ फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस है ऑफ दिस वेक्टर, ये एक वेक्टर है। ओके, तो ये 0 है, तो उससे आपको डाइवर्जेंस थ्योरम याद आ रही होगी कि इसको किस तरह डाइवर्जेंस थ्योरम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली ये इसको कैसे लिख सकता हूँ, डेल डॉट दिस वेक्टर इफ integrated over a whole volume which is being enclosed by this surface। ये मैंने बंद कर दिया सरफेस को, तो ये जो वॉल्यूम भी enclose हो गया by this whole surface will be equal to 0। अब ये वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। सिमिलरली ये एफ वेक्टर कोई सा भी हो सकता है, इसका मतलब ये हमेशा 0 है, तो इसका मतलब जो इंटीग्रैंड है वो हमेशा 0 रहने वाला है। तो इस तरीके से मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके भी प्रूव कर दिया इस आइडेंटिटी को। तो हमने देख लिए अभी तक, क्या देख लिया, यूटिलिटी कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं हम दो थ्योरम को कि कोई भी अपनी लाइफ को सिंपल करने के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप लैप्लेसियन कब बना सकते हो, इसको यूज कैसे कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो देखेंगे। अब हम देखेंगे हेल्महोल्ट्ज थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बहुत बार यूज होगी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये बहुत बार यूज होने वाली है। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई वेक्टर का आपको, ये मान लो वेक्टर एफ है, अगर इसका आपको कर्ल दे रखा है और ग्रेडियंट भी दे रखा है, सॉरी डेल डॉट एफ, सॉरी कर्ल और डाइवर्जेंस दे रखा है, तो आपको अगर ये दो क्वांटिटी पता है तो आपको एफ जो वेक्टर है वो पता है विद इन सम कांस्टेंट, कि एक कांस्टेंट अगर ये किस तरह पता लग जाए तो आप ये एफ डिफाइन कर सकते हो, पता लगा सकते हो। मतलब आपको मान लो डेल क्रॉस एफ दे रखा है, मान लो सम क्वांटिटी बी, और ये डेल डॉट एफ दे रखा है some quantity let us say रो। ओके, तो अगर आपको b दे रखा हो हर पॉइंट पे और रो दे रखा हो, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, f पता लग जाएगा अप टू ए सम एडिटिव कांस्टेंट। और अगर आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखी हो, मतलब कि बाउंड्री पे कोई वैल्यू दे रखी हो, मतलब ये जैसे कोई सरफेस रीजन है जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं और हमने इस रीजन की बाउंड्री पे नॉर्मल कंपोनेंट दे रखा हो, तो तब भी हम बाउंड्री कंडीशन यूज करके ये कांस्टेंट को पता कर सकते हैं। और ये कांस्टेंट पता कर लिया तो हमें ये जो वेक्टर एफ है वो पता लग जाएगा। ओके, तो दिस थिंग इज अ वेरी गुड थ्योरम, कि मतलब मान लो मुझे कोई वेक्टर पता करना है और ना पता लग रहा हो, तो अगर मुझे उसका डाइवर्जेंस पार्ट पता लग जाए और कर्ल पार्ट पता लग जाए तो मैं उस वेक्टर के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकता हूँ। अगर मुझे बाउंड्री कंडीशन पता हो तो मैं पूरा वेक्टर ही पता कर सकता हूँ। अब नॉर्मली क्या होता है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे ये कर्ल भी 0 है और डाइवर्जेंस भी 0 है। तो एज गुड एज क्या है, एक बाउंड्री कंडीशन मिल गई हमें। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन मिल गई कि इन्फिनिटी पे 0 है। तो अगर हमने ये पता लग गया, ये बाउंड्री कंडीशन मिल गई, तो इसका मतलब मुझे पूरा वेक्टर एफ पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे अब ये कांस्टेंट जो था वो पता लग जाएगा इस बाउंड्री कंडीशन से। ओके, तो इस तरीके से हेल्महोल्ट्ज थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ थोड़ा सा इन्वॉल्व है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। एटलीस्ट
ये स्टेटमेंट की फाइंडिंग एफ विद एन एडिटिव कांस्टेंट वो प्रूव करना बहुत इजी है, वो हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हम क्या मानेंगे कि मान लो मुझे बी दे रखा है और रो दे रखा है, ओके, तो हम मान लेंगे कि लेट अस से डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू बी एंड डेल डॉट एफ इज इक्वल टू रो, ओके, ये दे रखा है। तो हम मानेंगे कि हमें एफ पता नहीं लगा अगर बी और रो से देने पे। हम मान लेंगे कि एक और वेक्टर है जिसका ये वेक्टर फॉर्म होता है लेटर से एफ डैश प्लस F1 से, जिसका कर्ल फिर से बी है और जिसका ग्रेडियंट भी फिर से रो है। मतलब एक ऐसा वेक्टर जो F से अलग है ड्यू टू सम एडिटिव कांस्टेंट या कुछ भी, बट उसके कर्ल F जितने ही है और ग्रेडियंट भी, सॉरी डाइवर्जेंस भी F जितने ही है। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो सिंपल आप चेक करके देख लो, डेल क्रॉस F प्लस डेल क्रॉस F1 शुड बी इक्वल टू बी। सिंपल मैंने एडिटिव प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेल डॉट F प्लस डेल डॉट F1 इज इक्वल टू रो। इससे क्या पता लग रहा है? दिस इज इक्वल टू बी प्लस डेल क्रॉस F1 इज इक्वल टू बी, ये कैंसिल, इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल आल्सो गेट कैंसिल, तो डेल डॉट F1 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता लग गया कि ये जो वेक्टर है कि F1, इसका कर्ल भी 0 है और डाइवर्जेंस भी 0 है। अब आपको पता होगा कि ये क्या है, सिंपल डिफरेंशियल ऑपरेटर ही तो है। तो अगर ये कांस्टेंट है, स्पेस के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो ये वैल्यू 0 रहने वाली है। तो इसका मतलब अगर मुझे ये कर्ल और डाइवर्जेंस दे रखे हैं तो मुझे वेक्टर F पता लग जाएगा। बस मैक्सिमम क्या हो सकता है कि कोई कांस्टेंट वेक्टर उसमें शामिल करना पड़े, उसकी वैल्यू हमें बाउंड्री कंडीशन से पता लगेगी। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से इसकी एक जो इजियर स्टेटमेंट है उसको भी प्रूव कर लिया है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमने इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, डाउट डिस्कशन के लिए हमने एक चैनल क्रिएट किया है, उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।